हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी जीडी के 11th जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट। मतलब इस फर्स्ट 10 जनवरी को पेपर हुआ था, सेकेंड 11 जनवरी को हुआ था, तो 11 जनवरी को भी 4 शिफ्ट हुई थी, तो उसकी पहले शिफ्ट। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट 5 जस्ट बिकॉज कि मैं 5वां सेट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी सेट हुए थे सारे डिस्कशन करूंगा। एसएससी जीडी के लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जो पेपर हुए थे सारे डिस्कशन करूंगा। तो ये 5वां सेट हम डिस्कस कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे जितने भी शिफ्ट अभी तक डिस्कस किया हूँ, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो जीडी के लेवल के अगर बात करूँ तो बहुत लोगों को अभी भी डाउट है कि भाई हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 23 से कम है तो आप अप्लाई कर दीजिए, बेझिझक कर दीजिए। भले आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आपको जो पोस्ट मिलेगी आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, बट आप अप्लाई कर दीजिए। आप एग्ज़ाम देकर देखिए, आप क्रैक कीजिए ना एग्ज़ाम। अगर आप कोई एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको एक ये मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है कि भाई मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, अब आगे की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं आप। तो आप एग्ज़ाम को फेल कर दीजिए इफ़ यू आर बिलो 23 एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, राइट। तो अप्लाई कर दीजिए, अभी है डेट, इसको अप्लाई कर दीजिए। 22 दिसंबर या 28 दिसंबर तक है डेट। फाइन, चलो इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेट में जो भी एप्टीट्यूड का पेपर आया था, एप्टीट्यूड के सारे पेपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अगर जो भी नोटिफिकेशन, एक तो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कब वीडियो आ रही है कब नहीं आ रही है। ऊपर से ये है कि आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे भी वीडियो की लिंक हो या कोई पीडीएफ फाइल हो वगैरह वगैरह। आज मैं एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे ड्रॉप करूँगा जो सारे चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर है अरिथमेटिक वगैरह वगैरह, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सारे कंपाइल किया गया है। एक पीडीएफ फाइल मैं यहाँ पे आज ड्रॉप करूँगा, इस सेशन ख़त्म होने के बाद ही आप देख सकते हो, या फिर जब आप देख रहे हो वीडियो तब तक वो फाइल वहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माई अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड दिस इज़ मैथ्स विद पवन वर्मा @मैथ्स विद पवन वर्मा, एंड दिस इज़ फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज। तो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। कोई डाउट हो कुछ हो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ओके, तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। जो भी क्वेश्चंस हैं हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है, अरिथमेटिक का पार्ट पहले रखा है, फिर एडवांस का पार्ट बाद में रखा है, तो उस तरीके से है। तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ 2 to the power 305 plus 303 is divided by 9, then the remainder is how much? Remainder is how much? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितनी बचेगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसको अब अगर 9 से डिवाइड करोगे, इसको आप अगर 9 से डिवाइड करोगे, चलो प्रोसेस को समझते हैं। मैं कह रहा कि 2 मेरे क्वेश्चन में है 2 के पावर पे 305 एंड प्लस 300, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड वगैरह कर दें ताकि हम इसको जो पावर में 305 है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो मैं कह रहा हूँ कि इस वैल्यू को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 के पावर पे 303 इनटू 2 के पावर पे 2 प्लस 303 डिवाइड बाय 9 हम लास्ट में लिखेंगे। बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ, राइट, इलाबोरेट कर रहा हूँ कहने का मतलब। ओके, अब 2 के पावर पे 303 है, तो 2 के पावर पे 303 को अगर मैं ऐसे करूँ कि इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 2 के पावर पे क्यूब और उसके पावर पे 101, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 300 आएगा। अब इंटू 2 स्क्वायर प्लस 303 ये हो गया। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, आप अगर देखोगे 2 की पावर पे क्यूब है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8, ये वैल्यू हो जाएगी 8 के पावर पे 101 एंड स्क्वायर 2 स्क्वायर है तो इसको मैं डायरेक्टली 4 लिखता हूँ, अब प्लस 303। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, हमें अब डिवाइड करनी है 9 से ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 9 - 1 पावर पे है 101
इंटू 4 प्लस 303। अब इतने सारे सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप शॉर्टकट में कर सकते हैं कुछ भी, कोई इक्वेशन, कोई बीच का सेंटेंस आप स्किप कर सकते हैं अगर आप मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैं पूरी बातें को लिख रहा हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, अब इसको डिवाइड करता हूँ 9 से। तो जब आप इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो यहाँ पे देखो कि 9 माइनस 101 पावर पे है, 9 माइनस 100 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये 9 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -1 के पावर पे 101, और बाकी जो इक्वेशन रह गया था वो रहेगा। बाकी जो इक्वेशन रह, मतलब इसमें से ये कट गया। अब अगर बाकी इक्वेशन की बात करें तो इंटू 4 प्लस 303 प्लस 303 डिवाइडेड बाई 9। अब -1 के पावर पे कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन पावर पे अगर ऑड है तो वो माइनस होगा, अगर पावर पे इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये -1 रह जाएगा, -1 ये रह जाएगा -1 इंटू 4। तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो -4 प्लस 303 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो, अब जैसे यूनिट डिजिट 9 से सॉल्व करने वाली जो प्रोसेस है, राइट, कि यूनिट डिजिट तक ऐड कर दो, उस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो आता है 299/9, और जब 9 से डिवाइड करोगे तो 27 एंड 27 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। आप देखो, अगर मैं यूनिट डिजिट को लेके सॉल्व करूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये 3 प्लस 3 हो गया 6, और 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 बचेगा, तो दैट विल बी योर रिमाइंडर। डायरेक्टली आप वैसे भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 2 होगा। फाइन, तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रोसेस को एक्सपेंड करने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, वैसे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो मेरे को एक्सपेंड करके बताने की ज़रूरत है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36 एंड 48। जो नंबर एग्जैक्टली 36 और 48 से डिवाइड हो जाए, तो 36 और 48 से डिवाइड हो जाए, तो मैं कह रहा कि वो 4 डिजिट वाले नंबर चाहिए। एक तो क्वेश्चन को समझो, पहले क्या रहा है कि फाइंड द डिफरेंस निकालनी है किसकी, तो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैं कह रहा कि चलो एक काम करते, ये हो गया 4 डिजिट का नंबर, इसको इस तरह से लिखता हूँ मैं इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये 4 डिजिट का नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है, और फिर एक 4 डिजिट का नंबर लिखता हूँ मैं, लेट से एक और 4 डिजिट का नंबर लिखता हूँ मैं, और ये लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है। और ये दोनों नंबर जो है ना वो 36 और 48 से डिवाइड होनी चाहिए, 36 एंड 48 से डिवाइड होनी चाहिए दोनों के दोनों नंबर। तो मैं कह रहा कि 36 और 48 से अगर डिवाइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब 36 और 48 का जो एलसीएम होगा, राइट, 36 और 48 का एलसीएम अगर मैं देखूँ, 36 और 48 का 36 मतलब हो गया 9 इंटू 4, और 48 मतलब हो गया 4 इंटू 12। तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, तो मैं इसको 100 इसका एलसीएम निकालनी है मुझे। तो 4 को अगर बाहर करूँ तो 4 3 जा 12 इंटू 12 दैट इज़ 144। मतलब आप ऐसे एलसीएम निकालो, जो सबसे बड़ी नंबर है ना, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालो। 48 है तो 48 से भी 48 का 3 टाइम्स कर देते तो आ जाता है 144, और 144 मतलब 36 का 4 टाइम्स, 36 का 4 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, है ना, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन था। 36 का मतलब था 12 इंटू 3, और इसका मतलब था 12 इंटू 4, है ना। तो 12 को हमने 3 और 4 जो अनकॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम निकल गया। तो एलसीएम ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो वैसे एलसीएम आपको पता चला कि 144। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है या जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 144 से भी डिवाइड होगा, ये 144 से भी डिवाइड होगा, ये भी 144 से डिवाइड होगा, राइट। तो
मैं क्या दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों का डिफरेंस। चलो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूँ कि एक नंबर है, लेट से एक नंबर है 425 और एक नंबर है लेट से 375 और दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 50 आएगा और वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर बोलूं कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, तो वो डिफरेंस जो होगा वो 144 से डिवाइड होगा। 144 से डिवाइड होगा कहने का मतलब 36 और 48 से भी डिवाइड हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो मुझको बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ऑप्शन से जा सकते हैं। मेरे को पता है कि 36 और 48, 36 में अगर मैं ब्रेक करूं तो 9 दिखता है, 9 इंटू 4 टाइम्स, और यहाँ पे देखूं तो ये दिखता है किससे कर सकते हैं, मैं इसको 8 इंटू 6 कर सकता हूँ। ऐसे ब्रेक कर दिया, मेरे को 4 अलग अलग नंबर मिल गए। तो अब ऑप्शन से आप अगर देखोगे, अगर ऑप्शन से देखोगे तो क्या देखो कि 9 से ये नंबर कट रही है, तो मैं 9 से डिवाइड करना है तो 9 का सम देखो कि 8 8 16 प्लस 2 18 और 9, तो 9 से तो डिवाइड हो रहा है ये, राइट। इसको देखो तो 8 8 16 एंड 18 एंड 9, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 8 8 16 एंड 2 18, 9 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 8 8 16 9 एंड 2, 8 8 16 18 एंड 9, 9 से ये भी डिवाइड, मतलब 9 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। चारों से डिवाइड होने चाहिए तभी वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 4 से अगर हम देखें तो 4 से अगर मैं देखूं तो 4 से भी डिवाइड होगी क्या, आप चेक करो तो 4 से भी चारों नंबर डिवाइड हो रही है क्या? तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट को देखूँ तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट के इन 2 डिजिट को देखूँ तो ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा इनको देखो तो हो रहा है और 28 भी हो रहा है। तो 4 से 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो हो रहा है। अच्छा 6 से या फिर 8 से चेक करते हैं पहले, तो 8 से चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये 2 ए बी ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। लास्ट के 3 डिजिट को अगर देखूँ तो 8 8 एंड ये नहीं हो रहा है 8 से। अगर ये 8 से देखूँ तो 8 12 48 ये हो रहा है। तो ऑप्शन डी, इस तरीके से आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर मैं डिटेल प्रोसेस में जाऊं कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो 36 48 से डिवाइड हो जाए, या ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो फिर डिवीज़न वाला रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, राइट। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करा कि 144 क्या था, तो 144 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं ये कह रहा था कि उनकी डिफरेंसेस भी उससे डिवाइड होगी, यानी कि उनकी डिफरेंस जो भी आएगी ना वो 36 और 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो 36 और 48 से डिवाइड करके अगर मैं देखूं तो मेरे को 4 में से एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी मुझे ऐसा मिल रहा है जो 36 और 48 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ऑनियंस इनेबल अ वोमेन टू बाई 5 kg लेस फॉर ₹200। द इंक्रीज प्राइस ऑफ द ऑनियन इज हाउ मच। कितना इंक्रीज हुआ, 25%। 200 रुपये में 5 किलो लेस मिलता है, तो उसका इंक्रीज प्राइस कितना है। क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। कह रहा है कि प्राइस बढ़ गई, प्राइस क्या हुई, 25% से इंक्रीज हो गई। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि पहले भी मैं 200 रुपये का ले रहा था, अब भी मैं 200 रुपये का ले रहा हूँ, लेकिन अब मुझे 5 किलो कम मिलेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना। क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि पहले भी 200 रुपये का खरीदता था और अब भी 200 रुपये का खरीद रहा हूँ, अब भी 200 रुपये का खरीद रहा हूँ, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से 5 किलो मुझे कम मिलेगा। तो प्राइस कितना बढ़ा, 25%। तो क्या मैं 200 का 25% निकाल दूँ डायरेक्टली, एक शॉर्टकट मेथड है। 200 का 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 50, और 5 किलो मुझे कम मिल रहा है। तो 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिल रहा है 10। तो अभी इंक्रीज प्राइस हो गया 10 रुपीज़ पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाता है 10 रुपीज़ पर केजी। इस तरीके से निकाल सकते हो। या तो फिर आप ऐसा करो कि 25%, एक और तरीका बता रहा हूँ, एक और मेथड बता रहा हूँ कि 25% है तो इसका मतलब हो गया 1/4। अब क्या है कि प्राइस बढ़ गई, तो मैं कह रहा कि प्राइस, यानी कि प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस पहले 4 थी और 4 में से 25% बढ़ेगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब प्राइस मेरी 4 से 5 हो गई, तो मैं कह रहा कि
क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी मेरे को यहाँ से 5 किलो घट गया, यही तो मैं क्वांटिटी, प्राइस की बात हो रही थी तो क्वांटिटी की बात होगी, तो पहले क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो पहले क्वांटिटी मुझे ज़्यादा मिलता था, अब क्वांटिटी मुझे कम मिल रहा है। अब क्वांटिटी मुझे मतलब प्राइस का रेशियो था, ये प्राइस का रेशियो था, तो उसका रिवर्स, उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी का रेशियो आ गया। पहले मुझे क्वांटिटी ज़्यादा मिलता था, 5 क्वांटिटी पहले मिलती थी, अब 4 मिल रही है। ठीक है, तो मैं कह रहा कि 5 किलो घटा ना, तो 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 5 किलो हो गया, 1 यूनिट का मतलब 5 किलो हो गया। तो 5 किलो मुझे को कम मिला, तो पहले कितना मिलता था, पहले मुझे 25 किलो मिलता था, अब मुझे 20 किलो मिल रहा है। ये पहले मुझे 25 किलो मिलता था, अब मुझे 20 किलो मिल रहा है। तो 20 किलो कितने में मिल रहा है, तो 20 किलो मिल रहा है 200 रुपये में। तो 200 रुपये में 20 किलो मिल रहा है, तो भाई पर केजी का प्राइस क्या होगा, तो पर केजी की प्राइस हो जाएगी 10 रुपीज़ पर केजी। तो इस तरीके से भी आप सवाल को डील कर सकते हैं। और एक प्रोसेस है, एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स लेके सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड था, ये एक मेथड है, ये रेशियो वाली मेथड है जो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत जगह ऐसा होता है कि रेशियो वाला प्रोसेस आपका यूज़ होता है, राइट। तो ये प्रोसेस हो गया एक सॉल्व करने का, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस तरीके से है आप देखिए। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, है ना। दो संख्या के बीच का अंतर का योग 15% है, वैसा ही। फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर आपको रेशियो बतानी है। तो सिंपल सा इक्वेशन है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भाई दो संख्या है, तो मैं कहता कि चलो एक संख्या है, एक बार लार्जेस्ट नंबर इज एक्स, स्मॉलेस्ट नंबर इज वाई, एक्स माइनस वाई। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इक्वल टू 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ सम ऑफ देयर सम। ये यहाँ तक का सेंटेंस था, ये यहाँ तक का सेंटेंस था, ये 15% ऑफ देयर सम। अब मेरे को एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा। अच्छा, तो एक्स जो है वो लार्जर नंबर है, ये ध्यान देने की बात है कि एक्स माइनस वाई कर रहे हैं ना हम, एक्स माइनस वाई कर रहे हैं, तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो मेरे को रेशियो जिसके अकॉर्डिंग पूछा है, पहले स्मॉलर फिर हमको लार्जेस्ट पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग टिक करना है हमें ऑप्शन में। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज लाइक 3 टाइम्स, नॉट 5 टाइम्स, दिस इज लाइक 3 टाइम्स एंड 20 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 20 टाइम्स। 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस 20y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब x को इधर लेके जाए तो ये हो गया 17 और इसको इधर लेके गया तो 23। तो मुझे स्मॉलर नंबर मतलब मेरा y, तो y बाई एक्स की वैल्यू अगर मैं पता करूं तो y बाई एक्स की वैल्यू मतलब 17 बाई 23 हमारा आंसर हो जाएगा। y बाई एक्स, एक्स को इधर लाया, 23 को इधर ले आया, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 बाई 23, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल इजी क्वेश्चन था, ये कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखेंगे। तो कह रहा है कि मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹46,875, 46,875 में करता है। इट्स वैल्यू इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर आफ्टर 3 years। हर साल 8% से उसकी प्राइस घटे जाती है। हर साल उसकी जो प्राइस है ना, 100% से 8% घट के 92% हो जाता है। अगर उसकी प्राइस 100 थी तो 92 हो गया, फिर उसका 8% घट जाएगा, फिर 8। तो अभी कह रहा है कि उसका प्राइस था 46,875, 8% करके घटेगा, तो मतलब कितना, तो मैं कह रहा कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये होता है 2/25, है ना, 2/25, यानी कि 25 में 2 घटेगा, 25 में 2 घट जाएगा। तो 25 में 2 घटेगा तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 23/25 हो जाएगा। और 3 सालों तक की बात कर रहा है तो 23/25 3 बार आप कर देंगे, 3 बार कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मैं 25 से कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ। 25 इज़ 1 टाइम, दैट इज 218 इज 8 टाइम्स,
187 is like 7, 187 that is 125, 125 is 5 times, 25 से काटा तो 1875 आ गया, 1875 आ गया। अब फिर 25 से काटता हूँ मैं इसको, तो दिस इज लाइक 7 टाइम्स एंड 125 इज अगेन 5 टाइम्स, 25 से कट गया, फिर 25 से काटता हूँ तो ये बचेगा 3, कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ 3। तो आप देखें तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आएगा। तो हम आंसर में देखेंगे तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का हेल्प लेता हूं पहले, अगर यूनिट डिजिट मेरा आंसर सही हो सकता है। तो कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ 3 है, तो 3 इंटू 3 इज़ 9 और 9 इंटू 3 इज़ 27। तो 7 इंटू 3 गिव्स मी 21, यानी कि 1 आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 1, बाकी किसी में नहीं है। तो बाकी किसी को आपको ज़रूरत नहीं है पूरा मल्टीप्लाई करने का, आप यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लूँ, चल बढ़ा लिया कितना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो, अब द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम वाज 2000 बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द? बहुत इजी क्वेश्चन। 2000 रुपया उसका एमआरपी थी, एमआरपी जो था वो 2000 था। अब उसमें डिस्काउंट दे दिए हम 20%। यार डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 10% 200 होगा तो 20% हो जाएगा 400, तो कितने में बेचेगा? तो बेचेगा 1600 में, यही आपसे पूछा था। तो 1600 यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। कोई सवाल में ताकत नहीं है, आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वापस से सेलिंग प्रॉफिट लॉस का सवाल है। कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम वाज ₹1 लाख, राइट, बट अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, पहले 20% का दिया, फिर 10% का दिया। तो व्हाट प्राइस डिड ही फाइनली सेल द आर्टिकल? आइटम को कितने प्राइस में बेचा? 2 डिस्काउंट दे रहा है। मैं कह रहा है एमआरपी कितना है? तो एमआरपी है 1 लाख। अब डिस्काउंट जब देगा तो 2 देगा, यानी कि 20% प्लस 10% का डिस्काउंट देगा। तो भाई डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। 20% का देगा तो मतलब 80%, और 10% का देगा मतलब 90%, 20% का देगा मतलब 80%, और 10% का देगा मतलब 90%। तो इसको कैलकुलेशन करो तो 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 0 था जो वो कट जाएगा, 2 0 4 0 कट जाएंगे, ठीक है। और 8 × 9 इज 72, और कितने जीरो रह गए? 1 2 3 जीरोज रह गए, यानी कि 72,000 में बेच देगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 डन, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रूबी बॉट 20 बटन्स फॉर ₹1। 20 बटन खरीदती है 1 रुपये में। हाउ मनी बटन सी मस्ट सेल फॉर ₹1 इन ऑर्डर टू गेन 25%। 1 रुपये में कितना बटन वो सेल करेगी जिससे उसको 25% की प्रॉफिट हो जाएगी? अच्छा सवाल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का बढ़िया सवाल। कह रहा है कि खरीद रही थी जब, तो 1 रुपये में 20 बटन खरीदा था उसने। जब बेचेगी तो 1 रुपये का ही बेचेगी, लेकिन कितने बटन बेचेगी जिससे उसको 25% की प्रॉफिट हो जाएगी? ये सवाल है, ठीक है। तो 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में देखूँ तो 1/4। तो मैं प्राइस की बात करता हूँ, देखो इसको समझो, प्राइस की बात करता हूँ। तो मैं कह रहा कि 4 रुपये में 20 बटन उसने खरीदा, सपोज दैट 4 रुपये में खरीदा। अब 25% की प्रॉफिट करनी है, रेशियो में लिख रहा हूँ, रुपये नहीं है, रेशियो में कह रहा हूँ। तो जब प्रॉफिट करना है 25% का, इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट करेगा, यानी कि 5 में बेचेगा। अब देखो, जब 1 रुपये का खरीद रहा था, 1 रुपये का ही बेच रहा है, यानी कि दोनों टाइम देखे तो मेरे को प्राइस मेरा सेम ही है, मतलब अमाउंट मेरा सेम है। तो मैं कह रहा कि जितना ऑब्वियस सी बात है, वही ऑनियन वाला क्वेश्चन जैसा ही हो गया अभी जो ऑनियन वाला को यार। तो प्राइस अगर मेरा 4-5 है, तो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5 आर्टिकल खरीदेगा और 4 आर्टिकल बेचेगा। सिंपल सी बात है कि अगर 4 रुपये का था, 25% प्रॉफिट करेगा। अगर 4 रुपये का था और 25% का प्रॉफिट करेगा,
समझो इस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन है। 4 रुपये का था, 25% मुझे प्रॉफिट करनी है, तो मैंने 5 रुपये में बेचना है, ठीक है। तो 4 रुपये में 5 रुपये में बेचेगा, तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर क्वांटिटी को अगर देखूँ तो क्वांटिटी मेरा रिवर्स हो जाएगा। तो 5 क्वांटिटी पहले मिला था उसको, 5 आर्टिकल पहले मिला, 4 आर्टिकल अब बेचेगा। तो 5 आर्टिकल का मतलब यहाँ पे कितना है, तो 5 आर्टिकल का मतलब है 20 बटन है। तो 4 आर्टिकल का मतलब कितना होगा, तो 4 आर्टिकल का मतलब 5 से डिवाइड कर दे, दैट इज़ 4, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे। ये 4 का पता करना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यानी कि मेरे को आंसर आया कि वो 16 बटन बेचेगा। 16 बटन बेचेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कमेंट करके कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया नहीं आया। इससे पहले जो ऑनियन वाला क्वेश्चन था उसमें भी वैसे ही किया हमने, और अभी भी जो क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन नंबर 8 उसमें भी वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ चला गया यार, एंड में चला गया यार, होम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम अभी सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अ चेयर इज बॉट फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर 1100, फाइंड द गेन परसेंटेज। प्रॉफिट बतानी है। 800 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस 800 है, प्रॉफिट कितना हुआ भाई, डायरेक्ट बता। 800 में खरीदा, 1100 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 300 का। तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है 800 में, तो 3/8 आप डायरेक्टली देखोगे ना, 3/8, 3/8 मतलब कितना होता है, 37.5%। ये बातें परसेंटेज में हमने बहुत बार करी हुई है। 1/8 मतलब होता है 12.5%, करेक्ट। तो 3/8 है, यानी कि इसका 3 टाइम्स है, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 12.5% को 3 टाइम्स करेंगे तो 37.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल, हमने देखा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताती है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹800 अमाउंट्स टू ₹926.1 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको पता है कि हाफ ईयरली में क्या होता है, राइट। हाफ ईयरली में एक 6 महीने पे 6 महीने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, और 10% पर एनम गिवन है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे देखो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 800, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना है तो 926.1 है ना। तो पॉइंट को रिमूव करके मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। पॉइंट को रिमूव करूँगा तो बाई में 10 आएगा, राइट। मैं पूरा लिखूँ क्या, पॉइंट को रिमूव किया तो बाई में 10 आया, और इस 10 को मैं यहाँ लिख दिया, 10 को यहाँ लेके चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट। अच्छा, अब मेरे को पता है कि हाफ ईयरली के बेसिस पे हो रहा है, हाफ ईयरली के बेसिस पे हो रहा है, और रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग रेट जो होगी वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, यानी कि 5% होगी। 5% होगी, 5% कहने का मतलब हो जाएगा 1/20, 1/20, 20 पे 1 का इंटरेस्ट। तो अब इसको अगर देखूँ तो मैं इसका 8,000 और 9,261, ये आप स्क्वायर या क्यूब कुछ देख सकते हो क्या इस पर। तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे ना क्यूब दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, इसका अगर क्यूब रूट करता हूँ तो ये हो जाएगा 20, ये 20 आनी चाहिए थी, ये 20 आनी चाहिए थी। अब 20 में 1 का इंटरेस्ट आएगा, यानी कि यहाँ 21 आना चाहिए, तो ये 21 का क्यूब है। तो मेरे को इस तरीके से 20 एंड 21 मिल गया। तो मेरे को पता क्या चला कि 20 पे 1 का इंटरेस्ट आएगा, तो 21 होगा एक हाफ ईयरली में, मतलब 6 महीने में। तो मतलब 1/20 मतलब हो गया 5%, तो इसको 6 महीने का है, पूरे साल का ये 10% का होगा, तो पर एनम होगा। लेकिन मेरे को टाइम पूछा है, तो मैंने क्या किया, ये क्यूब रूट तो किया। और क्यूब रूट क्या दिखाता है, क्यूब रूट दिखाता है कि 3 बार अप्लाई हुआ होगा, 6 महीने करके 3 बार अप्लाई हुआ होगा। तो 3 बार अप्लाई हुआ होगा, तो 6 महीने करके अगर 3 बार अप्लाई होगा, 6 महीने करके 3 बार अप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 1.5 साल, 1.5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी डील कर लिया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज 70 एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 3.5x। ठीक है, कह रहा है कि सपोज दैट जैसे कि a इज टू b है, इस तरह का सवाल हर सेट में आ रहा है भाई, हर सेट में आ रहा है, और यहाँ पे है c इज टू d। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ a इंटू डी, ठीक है, a इंटू डी ये बता रहा है 70। उसके बाद कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड यानी कि b इंटू सी बता रहा है 3.5x। और आपको पता है ना कि फर्स्ट और फोर्थ, मतलब मैं अगर बोलूँ कि a इंटू डी, ठीक है, आपको ये बात पता होगा कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, यही तो होता है, यानी कि 70 इज इक्वल टू 3.5, ऐसे करके लिख दो 70 इज इक्वल टू 3.5x। और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, और 35 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगी, यानी कि मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब ये रेशियो वाली बात है, राइट। ए जैसे इस चीज़ को आप ऐसे ही तो लिखते हो, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ये क्या आता है ए डी इज इक्वल टू बी एंड सी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड थर्ड, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैंने उसी तरीके से लिख दिया कि भाई 70 इज इक्वल टू 3.5x, और x की वैल्यू निकाल दिया, तो x की वैल्यू निकाल दिया तो आ गया 20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि a प्लस बी इज 25 एंड a माइनस बी इज 7, देन डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी। मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वाला प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब है ना, जैसे कि a और b बीच में है, मान ले p एंड b, तो ये पता करना है, मिडिल वाला प्रोपोर्शन पता करना है। तो ठीक है, हमें एक इक्वेशन पता है कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू 25, और दूसरा इक्वेशन पता है a माइनस बी इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं इसको कैंसल कर दूँ तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, और a का वैल्यू हो जाएगा 16। तो a की वैल्यू अगर 16 हो गई, a की वैल्यू अगर 16 हो गई, दिस इज 16, तो 16 में क्या ऐड करें जो 25 आ जाएगा, तो बताओ कितना ऐड करेंगे, तो 9 ऐड करेंगे, तो b की वैल्यू हो गई 9, राइट। तो मुझे p की वैल्यू बतानी है, मिडिल टर्म बताना है, तो मुझे ये भी पता है कि भाई अगर a p और b होता है तो इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, मैं बार बार हर सेट में ये डिस्कस कर दे रहा हूँ, हर सेट में अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात तो क्लियर ही हो जाएगी कि मान लीजिए कि अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो रूट ओवर ऑफ a इंटू बी कर देना होता है, डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बार बार लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई ऐसा होता है। अब देखो इसको ऐसा कैसे होता है, तो उसको समझ लो एक बार कि भाई फिर से रिवीजन, यही तो रिवीजन होती है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मैं देख रहा a बाई पी और इज इक्वल टू p बाई बी। अब मेरे को p इंटू पी, जब p दोनों p को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा ए बी, और p निकालना है तो रूट ओवर ए बी, तो यही ये मिडिल टर्म निकालनी है। तो मेरे को पता है कि a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 9 है, तो भाई रूट ओवर 16 इंटू 9, तो p की यानी कि मिडिल टर्म जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मिडिल टर्म वो चाहिए, तो 4 इंटू 3 दैट विल बी लाइक 12। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हर बार सवाल पूछा गया है, हर बार सवाल पूछा गया है, राइट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देर आर 90 फीमेल एंड 60 मेल members in a club. If the average age of female member is 35 and the average age of male member is 45. अच्छा, फीमेल कितने 90, उनका एवरेज कितना 35, मेल कितना 60, उसका एवरेज कितना 45। फाइंड द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ होल क्लब, मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों का ही एवरेज एक साथ बताना है मुझे, एक साथ बताना है मुझे। तो मैं कह रहा कि चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मैं कह रहा कि फीमेल कितने हैं, फीमेल है 90, फीमेल कितना है 90, और मेल कितना है, तो मेल है 60। अब और इसका एवरेज दिया हुआ है 35, इसका एवरेज दिया हुआ है 45। अब मुझे मेल प्लस फीमेल बताना है,
तो एक तो डिटेल प्रोसेस है, एक तो मतलब बच्चों वाले तरीके हैं जो अगर आप 9-10 में हैं तो आपको वो प्रोसेस भी पता होगा कि भाई हमें बताना है, जैसे एवरेज ऑफ मेल फीमेल प्लस मेल बतानी है, तो मैं इसको आपको पहले डिटेल वाला बता दूँ फिर शॉर्टकट वाला बता दूंगा। ये एवरेज है तो भाई सम निकालनी है, तो मेरे को 90 इंटू 35 प्लस 60 इंटू 45 और टोटल कितने हैं, तो मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल हो जाएगा 150। ये कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और प्रोसेस से समझते हैं इसको, एक और मेथड से समझते हैं इसको, ठीक है, और एक मेथड से समझते हैं। जैसे कि मुझे ये पता है तो एवरेज का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, एवरेज का रेशियो हम निकाल सकते हैं क्या, तो 5 से अगर मैं काट दूं तो दिस इज 7 और 9, एवरेज नहीं, सॉरी एवरेज का रेशियो नहीं निकालेंगे, हम नंबर का रेशियो निकालेंगे, हम नंबर का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, हम नंबर का रेशियो निकालेंगे। नंबर कितना, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 2, ये एवरेज हमें पता है और मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ मेल प्लस फीमेल दोनों का एवरेज निकालना है। देखो करना क्या होता है, छोटी वाली अगर एवरेज को लेते हो, अगर छोटी वाली एवरेज को लेते हो, जैसे 35 छोटा एवरेज था, 45 बड़ा एवरेज था, 45 बड़ी वैल्यू थी, तो 35 छोटी वाली वैल्यू थी, तो उसके साथ ऐड करो। ऐड क्या करना है, तो इस 35 के साथ जब आप एवरेज ले रहे हो फीमेल का, तो आप रेशियो जो लोगे वो मेल का लेंगे, ठीक है। तो दिस इज लाइक 2 और सम ऑफ द रेशियो इज 5, सम ऑफ द रेशियो इज 5 और डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इज 10, तो दिस इज लाइक 2, यानी कि 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 35 दैट इज 39। इसको सॉल्व करोगे तो 39 ही आएगा। देखो क्या किया मैंने, समझ में आया कुछ। मैंने क्या किया कि दोनों का अलग अलग दिया हुआ था, मेल अलग दिया हुआ था, फीमेल अलग दिया हुआ था। मेल का फीमेल का आपको दिया हुआ है 90, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल दिया हुआ है 60, ठीक है। एवरेज ऑफ फीमेल, एवरेज ऑफ मेल गिवन है, ठीक है। तो मैं कह रहा है कि जो नंबर गिवन है ना, नंबर का ही रेशियो निकाल दो। तो मैंने रेशियो निकाल दिया 3 and 2, मैंने रेशियो निकाल दिया 3:2। अब अगर मैं छोटे वाले एवरेज को लेके सॉल्व करता हूँ, छोटा जो न्यूमेरिकली वैल्यू जिसकी छोटी है, जैसे 35 और 45 में 35 छोटी है, तो 35 को लेके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 35 के साथ ऐड करना पड़ेगा, छोटे वाली वैल्यू के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या हो गया यार छोटी वाली वैल्यू के साथ मुझे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो छोटे वाली जो एवरेज है उसके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने 35 के साथ ऐड किया, किसको ऐड किया, तो 35 फीमेल का एवरेज था, तो मेल का रेशियो को मैंने ऐड किया और सम ऑफ द रेशियो किया मैंने और डिफरेंस बिटवीन एवरेज कर दिया। अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं मान लीजिए कि ऐसे करता कि मैं 35 ना लेके मैं 45 लेता, यानी कि एवरेज ऑफ मेल ले लेता, तो एवरेज ऑफ मेल लूँगा तो मेरे को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बड़ी वाली वैल्यू के साथ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, तो 45 के साथ आपको लेना पड़ेगा 3, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल का जो रेशियो है, और डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो एंड डिफरेंस ऑफ एवरेज, दिस इज लाइक 2, 3 2 टाइम्स इज 6, 45 माइनस 6 इज 39। या तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इसमें आपको लेंदी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों तरीके जो थे ये शॉर्टकट मेथड थे, एवरेज चैप्टर से बिलोंग करता था। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको ये सारे मेथड दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो मेथड बताऊँ कि मैं क्या मेथड यूज़ कर रहा हूँ, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो, अ मशीन ए एंड बी कैन प्रोड्यूस 1100 यूनिट्स इन 9 आवर्स एंड 12 आवर्स। ओके, मशीन ए 9 घंटे, मशीन बी 12 घंटे, दोनों मिलके नहीं, प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली अलग अलग, ए
9 घंटे में 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, बी भी 12 घंटे में 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स कैन मशीन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एट दिस कांस्टेंट रेट प्रोड्यूस 1100 यूनिट। मतलब जितना इंडिविजुअली करता था उतना दोनों को मिलके ही अगर करना है काम, उतना ही करना है। तो भाई मैं टोटल वर्क को 1100 क्यों लूँ? मैं टोटल वर्क को ऐसे एलसीएम निकाल देता हूँ ना, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। 36 इसका अगर एलसीएम हो जाता है तो मेरे को पता है कि भाई 36 डिवाइडेड बाई 9 इसका 4 और दिस इज़ लाइक 3, और दोनों मिलके करेगा तो 4 + 3 = 7, 36/7 टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन में देखो यही दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा बस। मतलब 1100 को क्यों लेंगे जब मेरे को दोनों को मिलाकर भी उतना ही काम करना है, तो मैं 36 को ही लेके सॉल्व कर दूंगा। आप अगर 11 लेके सॉल्व करोगे तो फिर लेंदी बैठ जाएगा कैलकुलेशन। आप पर आवर देखोगे, पर आवर के बाद फिर ऐसा निकालोगे तो फिर हम 1100 का यूज़ ही नहीं करेंगे, हम इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया। ओके, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 आवर्स, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 75 आवर्स, A and C can do the same work in 25 hours. Find the time in which A, B, C together can complete the। तीनों मिलके कितना टाइम में करेंगे? भाई हमें पता है कि A + B 50 घंटे, B + C 75 घंटे और C + A 25 घंटे। अब तीनों के मिलके करना है A + B + C कितने घंटे, ये सवाल है आपका। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ भाई। एलसीएम कितना ले लूँ बताओ? सबसे बड़ी नंबर 75 दिख रही है आपको, तो मेरे को 75 दिख रही है तो हम उसी का मल्टीपल कर देते हैं, 150 कर देते हैं। ये मेरा एलसीएम हो गया, क्योंकि 150 50 के टेबल में भी आ जाएगा, 150 आपके 25 के टेबल में भी आ जाएगा। तो इसके टेबल में 3 टाइम्स, इसके टेबल में 2 टाइम्स, इसके टेबल में कितना 4 2 6 बारी में। अब इन सबको अगर ऐड कर दूँ 6 + 2 दैट इज़ 8 + 3 11। तो जब सबको ऐड करोगे तो 2A 2B 2C होगा, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। यानी कि मेरा जो एफिशिएंसी आएगा A + B + C का 11/2 आएगा। और काम कितना करना है? 150 यूनिट, तो 150 डिवाइडेड बाई 11 × 2 कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। दैट इज़ लाइक 300/11। ऑप्शन में यही है शायद, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने, सिंपल टाइम एंड वर्क का सवाल था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो स्टार्टिंग तो यही पढ़ना होता है हमें, तो बेसिक सा था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किस बारे में है। कह रहा है कि अ पर्सन ट्रैवल्स इन अ कार 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50, 600 किलोमीटर ट्रैवल करता है 50 के स्पीड से, 100 किलोमीटर एट 100 kmph। मतलब नेक्स्ट, अब देखो इस तरीके से कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। पहले 600 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक है, उसकी स्पीड थी 50 kmph। दूसरा 100 किलोमीटर ट्रैवल किया था, उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा कहता है कि फाइनली रीचेस डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 25। नेक्स्ट 50 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस है, ये है। तो डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? तो हम कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, आप ऐसे लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस, अब देखो टाइम की बात करें तो टाइम तो निकलता कैसे है? डिस्टेंस बाय स्पीड से निकलता है टाइम। तो डिस्टेंस मेरे को पता है 600 और स्पीड 50 है। सबका डिस्टेंस और स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस और स्पीड पता है, तो मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। पहले तो टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 600, 700, 750, सबको ऐड कर दिया मैंने। 600,
700 750 इस तरीके से। अब टोटल टाइम की बात अगर करें तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये 12 घंटे यहाँ आया, इसको डिवाइड किया तो 1 घंटे आया, और इसको डिवाइड किया तो 2 घंटे आया, यानी कि 12 13 14 कितना 15 घंटे आ गया। इसको कैंसिल करें तो 50 किलोमीटर पर आवर इज आर एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ऐसा सवाल भी आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आपने सॉल्व कर दी। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो क्या कहता है। कह रहा है कि रॉबिन ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 20 kmph and another 1/4 at 10 kmph and the remaining distance at 80 kmph. Find the Robin's average speed for the entire journey correct to 2 decimal point. अब उसी तरीके का सवाल है कि भाई 1/4 मतलब कितना यार, 1/4 मतलब क्या होता है, 25% ही तो होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 1/4, यानी कि मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखूँ डिस्टेंस के हिसाब से, मैं 1 लिख लेता हूँ, या तो फिर आप 24, चलो लिख लेते हैं 1/4 लिख लेता हूँ, यहाँ भी 1/4 लिख लेता हूँ क्योंकि 1/4 है। पहले वाली डिस्टेंस की स्पीड किससे ट्रैवल किया था, तो पहले डिस्टेंस ट्रैवल किया था 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया था 10 के स्पीड से, तो मैं लिख लाता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा 80 के स्पीड से ट्रैवल किया था 80 किलोमीटर पर आवर। और तो अच्छा 1/4 मतलब 25, तो 25 और कितना बच गया, तो मैं कह रहा हाफ बच गया, 25 + 25 तो 50, और 50 100% स्पीड कवर हो गया। अब इसको तुम कैसा ले सकते हो, तो मैं कहता कि ऐसा कर लो कि टोटल डिस्टेंस को 80 मान लो, क्योंकि सबसे बड़ी स्पीड तो मेरी 80 है ना, तो टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 80 मान लेता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस को 80 मानता हूँ तो उसका आधा हो गया यहाँ पे 40 किलोमीटर, फिर यहाँ हो गया 20 किलोमीटर, यहाँ भी हो गया 20 किलोमीटर। इससे क्या होगा ना कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। अब वापस से मुझे बताना है कि एवरेज स्पीड क्या थी, तो मैं कह रहा कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर 80 है, तो भाई डिस्टेंस बाय स्पीड, वही वाली बात कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। एवरेज स्पीड निकलता कैसे है, तो टोटल अभी किया था हमने कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वही बात मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 80 है ना। अब और टोटल टाइम की बात करें तो 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाऊंगा तो 1 घंटे यहाँ लगेंगे, और 20 किलोमीटर 10 के स्पीड से जाऊंगा तो 2 घंटे यहाँ लगेंगे, और 40 किलोमीटर यहाँ जाऊंगा तो हाफ एन आवर लगेंगे। तो मैं इसको 1/2 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। तो 1 + 1 इज 3 होल 1/2, टोटल कितना हुआ 3.5, यानी कि 7/2 ऐसे लिख सकते हो 7/2। तो 7 को नीचे लिखा, 2 को ऊपर लिख दिया, यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। अब इसको डिवाइड कर पॉइंट में आंसर बताना है आपको। तो 7 से देखें तो 2 × 14 कैरी इज 2, अगेन 2 × 14 22 दिख रहा है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। 14 के बाद 6 बच रहा है, तो 60 यानी कि 8 × 56 एंड 40 यानी कि तो 22.8 हमारा, उसको डिवाइड कर ले वैसे ही आ जाएगा 22.86 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने ऐसे सॉल्व कर दी। करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पर्सन कवर्स 240 किलोमीटर इन 6 आवर्स ऑन डे 1, पहले दिन में। फिर कह रहा है 360 किलोमीटर इन 8 आवर्स ऑन डे 2 एंड 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स ऑन डे 3। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस, अब की बार बताना है डिस्टेंस ही हैज़ कवर्ड पर आवर इन 3 डेज। पर आवर इन 3 डेज, यानी कि आपको स्पीड ही बतानी है, एवरेज स्पीड ही बतानी है। कहने का मतलब पहले दिन कहता है कि 240 किलोमीटर ट्रेवल किया था 6 के स्पीड से, हाँ।
फिर दूसरे दिन कहता है कि 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 8 सॉरी स्पीड नहीं टाइम, ये टाइम है 6 घंटे, ठीक है। दूसरे दिन 8 घंटे लेता है, इतना ट्रैवल करता है। और तीसरे दिन कहता है कि 450 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड विद इन 6 आवर्स। तो मेरे को बताइए कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे तीनों को अगर मिलाया जाए तो पर आवर वो कितना ऑन एन एवरेज कवर किया, ऑन एन एवरेज। तो मैं कह रहा कि एवरेज स्पीड ही निकाल दो। तो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस हो गया 240 प्लस 360 प्लस 450, यानी कि कितना हो जाएगा 600, 1050। अब टोटल डिस्टेंस पता ही है, टोटल टाइम भी पता कर ले। तो 6 + 6 = 12 + 8 = 20 हो गया। तो 0 0 कट गया, 105 को अगर डिवाइड कर दे तो 52.5 किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हैं हम। तो वही तो पर आवर आ गया ना, तो 52.5 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ऑन एन एवरेज 52.5 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया तीनों दिन। तो ये एवरेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, कोन है इस तरीके से, इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 5 एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 16। स्लैंट हाइट इज 16। इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया एक होता है, एक टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr/l। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, सिर्फ स्लैंटेड ऊपर का जो पार्ट है ना, स्लैंटेड वाली पार्ट, अगर बर्थडे कैप है तो उसके स्लैंटेड वाली पार्ट। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की अगर जब बात आती है, टोटल सरफेस एरिया की जब बात आती है तो जो बेस है, जो बेस है उसको भी, तो बेस तो एक सर्कल है ना, तो πr², सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और सर्कल का एरिया टोटल सरफेस एरिया से ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया बनता क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है आप देखें तो πr कॉमन जाएगा और r+l आपका फार्मूला बन जाता है। तो इस पे वैल्यू बिठा दीजिए, इस पे वैल्यू बिठा दीजिए। तो मुझे पता है कि पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5 और रेडियस है 5 + 16 दैट इज़ 21। ये ऐड करके आ गया, इसको काट दिया तो ये 3 टाइम्स कट गया, 5 3 टाइम्स 15 हो गया, और 15 × 22 कर दीजिए दैट इज़ 15, 2 टाइम्स इज 300, 330 आपका सेंटीमीटर क्यूबिक नहीं स्क्वायर होगा ये, क्योंकि एरिया निकाला है ना। तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये सरफेस एरिया निकल गया। फाइन फाइन फाइन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस तरीके का, ये इसका रेडियस हो जाता है, ये इसका हाइट हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइट इज 14, व्हाट इज द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। बेस डायमीटर मतलब ये पूरा डायमीटर का वैल्यू बताना है। तो टोटल बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr/h होता है, 2πr/h, करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को पता है कि h की वैल्यू 14 है और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 110, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाइट। तो हाइट की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 22/7, रेडियस पता नहीं है लेकिन हाइट 14 है, और इसी की वैल्यू गिवन है 110। अब इसी को सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके आपको वैल्यू बताना है। तो मैं कह रहा 22 से ये कटेगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, और 7 से ये कटेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 × 2 4, यानी कि r की वैल्यू हो गई 5/4। तो डायमीटर पूछा है, बेस डायमीटर पूछ रहा है ना, डायमीटर।
डायमीटर ऑफ द तो इसको इंटू 2 कर दो, यानी कि ये और कटेगा तो 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। तो 2.5 यानी कि 40, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सेट को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेस को थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए ये बहुत अच्छा है। जीडी के जो सिलेबस है ना वो बेसिक ही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आप अगर कर रहे हैं प्रिपरेशन तो जम के कीजिए। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को पूरा ना समझने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझें, हाँ, लेकिन अच्छे से समझें जो भी समझना है। और इस तरीके से हमने ये सेट को कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जूनियर के साथ शेयर करें जो जीडी की तैयारी कर रहा है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू। एंड गिव वट एवर इट टेक्स। जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें इतना खपा दो अपने आप को, उसमें जो लगेगा जो चाहिए वो पूरा दे दो उसको। तो गिव वट एवर इट टेक्स। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।